अब देखो वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को जानने के लिए आपको बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या होता है? When solute is dissolved in a solvent such as water, the boiling point other solvent, that is water, is elevated. किसी भी सॉल्ट को हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो उस टोटल जो सोल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है और फ्रीजिंग पॉइंट डोमिनेट होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जीरो, अगर वाटर को हम लेते हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 प्लस चला जाता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 के भी बिलो हो जाता है, मतलब माइनस में चला जाता है। ऑन द अदर हैंड, इफ द टेम्परेचर ऑफ solution is a solvent plus solute is held constant, अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट, देन द इफेक्ट ऑफ dissolving the solute to reduce the vapor pressure. अगर हम किसी भी सोल्यूशन के टेम्परेचर को कांस्टेंट करके उसके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और उसमें सॉल्यूट मिलाते जाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है ड्रॉप हो जाता है। अब सॉल्वेंट बिलो द सैचुरेशन प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का उससे भी कम हो जाता है अगर उसमें हम सॉल्यूट डिसॉल्व करते रहते हैं। If the solute itself has some vapor pressure, then total pressure exerted over the solution is the sum of total of the partial pressure of the solute and solvent. अब सपोज करो कि उसके अंदर जो भी सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया है वो भी इवेपरेट हो रहा है, तो इवेपरेट होगा तो एक जो भी हमारे पास वेसल होगा जिसमें सॉल्यूशन है उसके जस्ट अबव एक वेपर प्रेशर डेवलप होगा और वो वेपर प्रेशर जो होगा वो सम होगा सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर के और सॉल्वेंट के पार्शियल प्रेशर के। ओके, ये सारे बेसिक आइडिया हैं, इसको आप समझ लोगे तभी आप वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को समझ पाओगे। मतलब कि क्या है कि अगर सॉल्यूशन के ऊपर का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है, मतलब इवेपरेट हो सकता है एट द सेम टेम्परेचर एट विच द सॉल्वेंट गेट इवेपरेटेड, एट द सेम प्रेशर एट विच द सॉल्वेंट गेट इवेपरेटेड, देन द टोटल प्रेशर जो भी अवेलेबल होगा उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के सम के बराबर होगा। अब देखो, इफ द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, सॉल्यूट वॉलेटाइल नहीं है या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में वो वॉलेटाइल नहीं, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखें बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज लार्ज। सपोज करो लिथियम ब्रोमाइड को ले लो, तो लिथियम ब्रोमाइड एक सॉल्ट है, वैसे सॉल्यूट है जो 300 के अबव जाके इवेपरेट होता है, then the total pressure exerted over the solution will be almost equal to the vapor pressure of the solvent। मतलब कि उसमें हम लोगों ने वाटर को अगर लेते हैं, वाटर में लिथियम ब्रोमाइड मिक्स भी कर दिया और उसको अगर हीट भी करते हैं तो वो 300 के अबव जाके वॉलेटाइल है, तो फिर वो विद इन अ गिवन टेम्परेचर रेंज दैट इज नॉट वॉलेटाइल। ओके, तो उस टेम्परेचर रेंज में क्या होगा कि जो भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, दैट इज द वाटर की वजह से वेपर प्रेशर होगा। और उसमें हम लोगों ने सॉल्वेंट मिला दिया है, तो सॉल्वेंट मिलाया है तो मैंने क्या बताया था, सी नंबर पॉइंट पे आप देखो, अगर किसी सेम टेम्परेचर पे किसी भी सोल्यूशन में हम सॉल्यूट को बढ़ाते जाते हैं एट द सेम टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर जो होता है ड्रॉप हो जाता है। ओके, Yes, sir. in the simplest absorption refrigeration systems, refrigeration is obtained by connecting two vessel with one vessel containing the pure solvent। अब देखो इसका एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखना, अगर ये समझ जाते हो तो तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाएगा कि वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है क्या। यहाँ पे देखो दो वेसल्स दिख रहे हैं आपको, एक ये वेसल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो एक वेसल ये है। अगर इसको ऐसे सेपरेट टू पार्ट में देखो, इस वेसल में क्या है, वाटर है और इस वेसल में 50% लिथियम ब्रोमाइड मिक्स किया गया है।
50% लिथियम ब्रोमाइड है और इसमें प्योर वाटर है, और बीच में एक ये वॉल्व पे ये क्लोज है, ये वॉल्व यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जिसमें वाटर है उस प्योर वाटर उसका अपना ये टेम्परेचर जो है प्लस यहाँ पे अपर लेवल पे देखो उसकी वजह से कुछ ना कुछ क्या है, वेपर प्रेशर है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। ठीक, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है तो वो इसके लिए भी वही होगा, इसके लिए भी वही होगा। बट at the same temperature the vapor pressure of this water is 4.24 kPa kilopascal, but the 50% जिसमें लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर देखो डिक्रीज हो गया एट द सेम टेम्परेचर वाटर के साथ। तो एट द इनिशियल कंडीशन द वाटर सॉल्वेंट जो है वो 4.24 टेम्परेचर पे है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन प्रेशर का इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं, और बीच में ये वॉल्व है। ये समझ में आपको आ रहा है क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है और यहाँ पे 50% मिक्स किया गया है लिथियम ब्रोमाइड सॉल्ट। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस वॉल्व को हम लोग ओपन कर देते हैं। इस वाले रीजन में इस वॉल्व को हमने ओपन कर दिया। अब वॉल्व को जैसे ही ओपन किया इसमें क्या होगा, फ्लो होने लगेगा इस डायरेक्शन में, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में फ्लो होगा तो दोनों में कब तक फ्लो होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ क्या होगा, वाटर क्या होगा, इवेपरेट होगा। इवेपरेट होगा और दोनों में प्रेशर की वैल्यू 1.22 जब तक नहीं हो जाएगी तब तक इधर से कुछ ना कुछ वाटर वेपर उस साइड पे जाता रहेगा, इधर से इधर की ओर वाटर वेपर का फ्लो रहेगा ऐसे। ठीक, ये फ्लो लगा रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा बराबर नहीं हो जाता प्रेशर। तो अब देखो ये अगर आपको पता है किसी भी सरफेस पे अगर इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है, वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये जो वाटर 30 थर्मल इक्विलिब्रियम में 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अब इसके अकॉर्डिंग 1.22 किलो पास्कल प्रेशर के अकॉर्डिंग उसका सेचुरेशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसका सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग प्रेशर, वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.22 पार उसका सेचुरेशन प्रेशर होता है वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हुआ देखा जाए तो कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो गया ना, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया जबकि 30 पे था। तो जैसे ही ये 10 पे आएगा तो इसके सराउंडिंग अगर इसको हम लोग ऐसे सेपरेट कर दे, इसको एज अ रेफ्रिजरेटर वाला पार्ट ट्रीट करें, तो क्या करेगा ये सराउंडिंग से इस ये सराउंडिंग जो है इसका इतना पार्ट हम ऐसे क्लोज कर दें तो यहाँ से ये हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 से क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। 30 से क्या करेगा, ड्रॉप करेगा ये। ठीक, तो एक तरह से ये क्या रिप्रेजेंट वर्क कर रहा है, एज ए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की तरह वर्क कर रहा है। अब देखो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही आप ये प्रोसेस अगर चलता रहेगा बार बार तो इधर से वाटर इधर की ओर शिफ्ट होता रहेगा। तो यहाँ पे जो 50% का सोल्यूशन है लिथियम ब्रोमाइड और वाटर का, वो क्या होगा, धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा। वो क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, हीट सप्लाई करते हैं। इसमें हम लोग हीट सप्लाई करते हैं जिसकी वजह से लिथियम ब्रोमाइड का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। एट अ गिवन पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज लिथियम ब्रोमाइड विल एक्ट लाइक ए नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस एंड बट द वाटर कैन बी इवेपरेट एट द सेम टेम्परेचर। तो अगर सॉल्वेंट इवेपरेट होगा तो फिर उसको रीजनरेट करने के लिए 50% जब तक सोल्यूशन ना हो जाए इसमें से वाटर इवेपरेट करके हम यहाँ पे वापस ले लेंगे। ठीक है, मतलब ये बेसिक एक फंडामेंटल है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब देखो यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो जिसे ना समझ में आया हो कि ये वेपर, यहाँ पे हम लोगों ने इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लिया है। इधर वाला पार्ट एज अ इवेपरेटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब जहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट होगा, और ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, इससे कोई मतलब नहीं।
इसमें क्या कहते हैं कि हीट आके एब्जॉर्ब हो जाएगा बाहर, और जैसे ही हीट अगर 30 से ज़्यादा होगा, ये बाहर की ओर, ये देखो क्यूसी रिजेक्ट कर देगा, और यहाँ पे हीट की टेम्परेचर की वैल्यू डाउन हो रही है 30 से, तो यहाँ पे सराउंडिंग में 30 टेम्परेचर था, तो ये इसको ड्रॉप करके 29 पे ले आएगा। फिर बार बार ये प्रोसेस करेंगे तो इस सराउंडिंग को भी ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल कर देगा। अब देखो एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन एज ए रिन्यूएबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसको रिन्यूएबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह भी यूज किया जा सकता है। कैसे? द सिस्टम डिस्क्राइब may be called as the intermittent refrigeration system. इंटरमीडिएट रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या मतलब है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, इसमें कुछ देर तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट होगा। कब तक? जब तक यहाँ से वेपर पूरा का पूरा इधर नहीं चला जाता, प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता, तब तक रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट होगा। जैसे ही एक बार प्रेशर इक्विलिब्रियम आ गया तो उसको फिर से हमें रीजनरेट करना पड़ेगा। तो ये क्या है? इंटरमिटेंट एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। ये कॉन्टिन्यूअस रेफ्रिजरेशन नहीं करता है, ये बीच बीच में ब्रेक कर करके कुछ टाइम के लिए रेफ्रिजरेशन करेगा, फिर से उसको रीजनरेट करना पड़ता है, तो उतने टाइम के लिए रेफ्रिजरेशन होल्ड हो जाता है। ये क्या है? सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट इज द रेफ्रिजरेंट एंड सॉल्यूट इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूट को एज ए एब्जॉर्बेंट ट्रीट करते हैं, और सॉल्वेंट जो होता है उसको रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे सॉल्वेंट ही क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है, वही कूलिंग, वही पूरे साइकिल में फ्लो कर रहा है। सॉल्यूट तो एक जगह का एक जगह है, वो बस इसलिए यूज कर रहे हैं कि वो वेपर, वो पर्टिकुलर लिक्विड को लेके उसकी जो एफिनिटी होती है, जिसकी वजह से उसके टच में आते ही उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूट को, इसलिए वो सॉल्यूट एज ए एब्जॉर्बर होता है और solvent as a refrigerant. These simple systems can be used to provide refrigeration using renewable energy such as solar energy in a remote and rural area. अब सोलर एनर्जी को एज हम लोग रीजनरेशन की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कि दिन भर हम रीजनरेशन करें, लिक्विड से, लिक्विड जो सोल्यूशन है उससे हम वाटर को इवेपरेट करके पर्टिकुलर एरिया में ले जाए और वहां ले जाके कंडेंस करें, और दूसरी तरफ रात में, जैसे ही रात होगी सनसेट के बाद, फिर से इस एक तरफ से दूसरी तरफ इवेपरेशन होने लगेगा, तो दूसरी तरफ क्या होगा? कूलिंग इफेक्ट जनरेट होने लगेगा। ठीक है, तो एक तरह से रिन्यूएबल एनर्जी एज अ रिन्यूएबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम की तरह इसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि जो सन एनर्जी है उसको डायरेक्ट हम लोग रीजनरेशन में यूज कर सकते हैं। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, दिस सिस्टम प्रोवाइड द रेफ्रिजरेशन intermittently. If the solar is used for regenerating the refrigerant, then regeneration process can be carried out during the day and refrigeration can be produced during the night. अब देखो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन में यहाँ पे कंप्रेशन कैसे किया गया। वेपर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता था? वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ये होता था, यहाँ पे पूरा मैकेनिकल कंप्रेशन यूज करते थे, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू पावर देते थे। ठीक है, मैकेनिकल कंप्रेशन यूज होता है। इस पूरे के पूरे कंप्रेसर को यहाँ पे ये एक सिस्टम है, इससे हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। इस सिस्टम में क्या आता है? एक पंप होता है, लिक्विड पंप। पंप एंड कंप्रेसर में डिफरेंस ये होता है, पंप सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए यूज करते हैं, और वो विदाउट एनी कंप्रेशन जस्ट लिक्विड को वन वन एरिया टू अदर एरिया पे ट्रांसफर करता है। और कंप्रेसर क्या होता है? वो पूरा का पूरा वो एयर कंप्रेसर होता है, वो एयर को क्या करता है? कंप्रेस करता है। तो यहाँ पे पंप, जनरेटर, एक्सपेंशन डिवाइस एंड एब्जॉर्बर, इन चार चीजों की हेल्प से इस कंप्रेसर को हम लोग पूरा का पूरा क्या कहते हैं? रिप्लेस कर देते हैं। देखो कैसे। एब्जॉर्बर में एब्जॉर्बर में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा पूरा का पूरा क्या? सॉल्वेंट एब्जॉर्ब हो जाएगा। उस सॉल्वेंट को हम लोग क्या करेंगे? पंप करेंगे। जो सोल्यूशन होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, उसको हम लोग पंप करेंगे इस डायरेक्शन में, और जैसे ही जनरेटर में ले जाके उसको हम हीट करेंगे। अब अगर उसको हम हीट करेंगे तो उसमें जो वेपर कंटेंट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट का कंटेंट होगा, वो इवेपरेट हो जाएगा,
उसके लिए यहाँ पे हम लोग QG हीट सप्लाई करेंगे जनरेटर को, और उसमें से जो सॉल्यूट होगा वो सेपरेट हो जाएगा, और जो वेपर होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो और वो वेपर क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होगा। क्यों कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में होगा, क्योंकि अचानक से हमने लिक्विड से उसको वेपर में कन्वर्ट किया है कांस्टेंट वॉल्यूम, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट किया है कांस्टेंट वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो सेम लिक्विड को अगर हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे उसका वॉल्यूम अप्रॉक्स 50 लीटर तक हो सकता है, बट द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, V इज कांस्टेंट, तो क्या होगा, वहां पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर वहां प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ये प्रेशर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन मूव करेगा तो वहां पे हम एक एक्सपेंशन डिवाइस लगा देते हैं, उसका उसमें प्रेशर रिलीज करते हैं। प्रेशर रिलीज करने से क्या होता है, वहां पे उसके प्रेशर को रिलीज करके हम एब्जॉर्बर में ले जाके फिर से एब्जॉर्ब करा देते हैं। तो एक तरह से ये पूरी साइकिल ये कंप्रेसर का काम करता है। ठीक है, ओके, एनी कंफ्यूजन? पहले हमारे लगाई हम कहा नीरज के तो रहे इनका भैया क्या हुआ, क्या हुआ? हेलो, हेलो, क्या हुआ भाई? दीपक, हर्षित, यस सर। क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, हम नहीं बोल रहे। नहीं सर, मेरे पास में आवाज ही नहीं गया था, दूसरे पर से था। अच्छा, कोई कंफ्यूजन? सर ये साइकिल नो कंप्लीट सर। कैसे होएगा? हाँ, सर ये साइकिल मतलब यहाँ से ये ऑपरेटर से मतलब इसमें से ये कंप्लीट कैसे हो रही है? मतलब उसमें होता था कि मतलब कि उसमें अमाउंट ऑफ मास मतलब मूव करता था, ऑपरेटर में से कैसे एब्जॉर्बर में जा रही है, फिर जनरेटर में से कैसे कंडेंसर में जा रही है, नहीं समझ आ रहा है। देखो ये तो देखो, केवल साइकिल इसी में कंप्लीट हो जा रही है। नहीं नहीं, ये तो ऐसे देखो ना, ये जनरेटर में हमने जनरेट किया, ठीक, जनरेशन में क्या हुआ, जो भी सॉल्वेंट था वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, और वो इस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, कन्वर्ट होके इस डायरेक्शन में मूव होगा, लेकिन और वो क्या होगा, हाईली प्रेशराइज्ड फॉर्म में होगा। ठीक, जैसे इस कंडेंसर में जाएगा उसको वो लिक्विफाई हो जाएगा, लिक्विफाई होके वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, लिक्विफाई होके इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एक्सपेंशन डिवाइस में एक्सपेंड होगा तो उसका प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक, जैसे ही उसका प्रेशर रिलीज होगा वो इवेपरेटर में जाएगा, वहां पे इवेपरेट होगा तो मतलब क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, क्यूई हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे ही क्यूई हीट वो एब्जॉर्ब करेगा तो एक तरह से क्यूई के अकॉर्डिंग उसने सराउंडिंग में क्या किया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्रिएट कर दिया, और वो एवेपरेटर से फिर एब्जॉर्बर में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एब्जॉर्बर में जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो उसके बाद क्या कहते हैं कि उसको, और इस डायरेक्शन में जो होता है, इस डायरेक्शन में जो मूव होता है उसमें सॉल्वेंट कम होता है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है। हाँ, वो भी इधर पंप के थ्रू वाटर के फॉर्म में इसमें चला जाता है, यहाँ पे सेपरेट होके फिर से वो एब्जॉर्बर में आ जाता है, और एब्जॉर्बर में आने की वजह से उसकी एफिनिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एवेपरेटर से जो स्टीम आती है, स्टीम आएगी सॉल्वेंट की, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा फिर। समझ रहे हो? तो ये टोटल प्रोसेस है, मतलब मैं उस समय आपको सिर्फ ये इतना इसके बारे में बता रहा था। ये और जबकि वेपर कंप्रेशर रेफ्रिजरेशन में यहाँ पे बस एक कंप्रेशर होता है, वो कंप्रेस इवेपरेटर से आता है, सीधे सीधे उसको कंप्रेस कर दिया, कंडेंस कर दिया, एक्सपेंशन डिवाइस। और ये तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसको आप किसी भी जगह पे क्रिएट कर सकते हो, इस प्रोसेस को आप, डिपेंड करता है कि आपको कितने लेवल का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए। अगर सपोज करो आपको कमरे के एयर कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट चाहिए, तो आपको जनरेटर में सिर्फ 100 टेम्परेचर देना पड़ेगा, और इवेपरेटर में एज अ वाटर को भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बहुत कम करना है तो आप एज अ
सॉल्वेंट अमोनिया लिक्विड को यूज करो तो वहां पे टेम्परेचर वो अप्रॉक्स 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा सकते हैं, ठीक है। और इसका सीओपी क्या होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन का, क्यूई रेफ्रिजरेशन इवेपोरेटर की वजह से जो भी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हुआ अपॉन में कंप्रेशर हुआ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है। सीओपी क्या होता है, डिजायर्ड अपॉन इनपुट, और डिजायर्ड क्या है, क्यूई, और इनपुट हम क्या दे रहे हैं, जनरेटर में जो हीट दे रहे हैं, और पंप वर्क। तो पंप वर्क जनरली नेग्लिजिबल होता है, बहुत माइन्यूट सा वर्क होता है पंप में, क्योंकि वो लिक्विड को बस वन पॉइंट टू अदर पॉइंट पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो वहाँ पे पंप वर्क ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल